महमूद गजनवी इतिहास का एक ऐसा नाम जिसे लेकर तारीफ भी होती है और नफरत भी। कुछ के लिए वो इस्लाम का हीरो है तो दूसरों के लिए एक बेरहम हमलावर। पर क्या इतिहास वाकई इतना सीधा होता है? तो चलिए इस पेचीदा शासक की कहानी की परतों को खोलते हैं और उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं जो इन किस्सों के पीछे छिपा है। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये नंबर महमूद की पूरी पहचान से जुड़ा हुआ है। इतनी बार उसने हिंदुस्तान की जमीन पर हमले किए। इन हमलों ने न सिर्फ यहाँ का इतिहास बदला बल्कि सेंट्रल एशिया की तकदीर पर भी गहरा असर डाला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये महमूद गजनवी और भारत पर उसके लगातार हमलों के पीछे की असली वजह क्या थी। आइए इस शासक के इरादों को और गहराई से समझते हैं। आज हम सबसे पहले महमूद के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि वो गद्दी तक कैसे पहुंचा। उसके बाद भारत पर हुए 17 हमलों के पीछे की वजहों को समझेंगे, उसकी दोहरी विरासत मतलब विनाश और निर्माण दोनों को देखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास उसे किस नज़र से देखता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं महमूद के परिचय से। महमूद गजनवी साम्राज्य का सबसे ताकतवर, सबसे मशहूर शासक। पर इसकी जड़ें थीं कहाँ? उसका जन्म हुआ था 971 एडी में, आज के अफगानिस्तान की एक जगह गजनी में। और दिलचस्प बात यह है कि उसके पिता सुबुक्तगीन कोई राजा नहीं थे। वो तो एक तुर्क गुलाम थे जो अपनी काबिलियत के दम पर गजनी के शासक बने। महमूद को बचपन से ही जंग और सियासत की ट्रेनिंग मिली और उसका एक ही सपना था, गजनी को एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत बनाना। इरादे तो उसके बड़े साफ थे, लेकिन सत्ता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता है ना, और महमूद के लिए भी ये सफ़र आसान नहीं था। हुआ ये कि 997 एडी में उसके पिता की मौत हो गई और फिर गद्दी के लिए छिड़ गई जंग, उसी के अपने भाई इस्माइल के साथ। महमूद इस जंग में जीता, गजनी का तख्त हासिल किया और शुरुआत में ही दिखा दिया कि वो अपनी ताकत के लिए कुछ भी कर सकता है। और बस यहीं से शुरू होता है वो चैप्टर जिसने महमूद का नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। साल 1000 से लेकर 1027 के बीच भारत पर उसके 17 हमले। साल 1000 में जयपाल के खिलाफ पहले हमले से लेकर 1025 में सोमनाथ मंदिर के उस कुख्यात हमले तक उसके अभियानों ने पूरे उत्तर भारत में जैसे तबाही मचा दी थी। पर सवाल वही है, क्यों? इन सब में वहिंद की लड़ाई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। एक तरफ थी महमूद की फौज और दूसरी तरफ आनंदपाल के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा हिंदू संघ। शुरू में तो लगा कि संघ जीत जाएगा, उनका पलड़ा भारी था, लेकिन फिर महमूद की तेज तर्रार घुड़सवार सेना और उसकी चालाक रणनीति ने पूरी बाजी ही पलट दी। और इस एक जीत ने उसे पंजाब पर कंट्रोल दे दिया, मतलब भारत में आगे के हमलों के लिए दरवाज़ा खुल चुका था। और फिर आता है सोमनाथ पर वो हमला, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है। 1025 में महमूद की फौजों ने गुजरात के इस आलीशान मंदिर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सिर्फ तोड़ा ही नहीं, बल्कि यहाँ से सोना, चांदी, जवाहरात, मतलब बेहिसाब दौलत लूट कर वो गजनी ले गया। तो इन सब हमलों के पीछे था क्या? क्या ये सिर्फ लूटपाट थी, दौलत की भूख थी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह थीं जो आपस में जुड़ी हुई थीं। हम इन वजहों को 3 हिस्सों में देख सकते हैं। आर्थिक यानी पैसे से जुड़ी, राजनीतिक यानी सत्ता से जुड़ी, और धार्मिक। देखिए, ये तीनों चीजें एक दूसरे को ताकत दे रही थीं। आर्थिक तौर पर देखें तो भारत के मंदिरों की दौलत से उसकी फौज का खर्चा निकलता था, उसकी सल्तनत चलती थी। धार्मिक एंगल से मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने से इस्लामी दुनिया में उसकी छवि एक चैंपियन की बनती थी। और राजनीतिक तौर पर हर जीत से गजनी का दबदबा बढ़ता था और उत्तर पश्चिम भारत पर उसका कंट्रोल मजबूत होता जाता था। महमूद की विरासत को समझना एक सिक्के के 2 पहलुओं को देखने जैसा है। एक तरफ है विनाश, तबाही, तो दूसरी तरफ है निर्माण, कुछ नया बनाना। ये विरोधाभास बहुत गहरा है। एक तरफ उसके हमलों ने भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया, शहर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, और दूसरी तरफ ठीक उसी लूटी हुई दौलत से उसका अपना शहर गजनी कला और साहित्य का एक शानदार केंद्र बन रहा था।
इसका एक सीधा साधा उदाहरण मिलता है। कई ऐतिहासिक किताबों में लिखा है कि सोमनाथ से जो दौलत लूटी गई थी, उसी से गजनी की आलीशान जामा मस्जिद बनाई गई। मतलब भारत का विनाश गजनी के निर्माण की नींव बन रहा था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। इतना क्रूर हमलावर होने के बावजूद महमूद कला और ज्ञान का कद्रदान भी था। उसका दरबार कोई आम दरबार नहीं था। वहां अलबरूनी जैसे बड़े बड़े विद्वान और फिरदौसी जैसे मशहूर शायर मौजूद थे। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ही दरबार में एक तरफ हमलों की प्लानिंग हो रही है और दूसरी तरफ अल-बिरूनी तहकीक हिंद जैसी किताब लिख रहे हैं, फिरदौसी शाहनामा जैसा महाकाव्य रच रहे हैं। ये कितना अजीब कॉन्ट्रास्ट है। इससे पता चलता है कि गजनी में उस वक्त एक जबरदस्त कल्चरल एक्टिविटी चल रही थी। तो इन सब बातों को जानने के बाद महमूद को कैसे देखा जाए? एक हीरो या एक विलेन? सच तो ये है कि इतिहास की किताबों में भी इस पर एक राय नहीं है। अगर मुस्लिम इतिहासकारों की नज़र से देखें तो कई लोग उसे इस्लाम का एक महान योद्धा मानते हैं, एक हीरो। उसे सुल्तान यमीनुद्दौला जैसे बड़े बड़े खिताब भी दिए गए। वहीं दूसरी ओर भारतीय नज़रिए से देखें तो उसे एक लुटेरा और हमलावर ही माना जाता है, जिसने यहाँ की संस्कृति को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। और फिर 1030 AD में महमूद की मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद उसका बनाया हुआ वो विशाल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सल्तनत सिर्फ एक शख्स महमूद की ताकत और इच्छा शक्ति पर टिकी थी। उसके जाते ही वो ढह गई। महमूद गजनवी की कहानी हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सिर्फ काला या सफ़ेद नहीं होता। एक ही शख्स विजेता भी हो सकता है और विनाशक भी। सच अक्सर इन दोनों के बीच की धुंधली सी जगह में छिपा होता है। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम इतिहास के ऐसे किरदारों का आकलन कैसे करें